शुरुआत में एक आदमी का मैच किसी बांदा नाम के इंसान के साथ सेट हो जाता है, जिसके बाद ये आदमी बांदा से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। आदमी हेल्प के लिए पहले अपने एक दोस्त क्यूड़ा को मैसेज करने की सोचता है, पर फिर उसे याद आता है कि क्यूड़ा के पास उससे ज्यादा पॉइंट है। अगर उसने उसे बुला लिया तो उसे उसके साथ एक जजमेंट गेम खेलनी पड़ेगी। इसी वजह से वो आदमी अपने दूसरे दोस्त कानामे को मैसेज करता है। आखिर में ये आदमी एक डेड एंड पर पहुंच जाता है जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। हम देखते हैं कि बांडा आदमी को फोन की हेल्प से ट्रैक कर रहा होता है। खुद को डिफेंड करने के लिए ये आदमी अपनी जेब से 2 कटर्स निकालता है और बांडा पर हमला करता है, लेकिन बांडा इनविजिबल हो जाता है, जिससे यह आदमी बांडा पर ठीक से निशाना भी नहीं लगा पाता और बांडा बड़ी ही आसानी से इस आदमी की गर्दन काट डालता है, जिस वजह से यह आदमी मारा जाता है। मरने के बाद आदमी के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, तुम हार गए। हमें साथ ही में पांडा का चेहरा भी दिखाया जाता है। बांडा ने एक पांडा की ड्रेस पहनी हुई होती है। बांडा के फोन पर भी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि तुम जीत गए हो। अगली सीन स्कूल का होता है। कानामे फोन पर महंगी महंगी बाइक्स को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे भी ऐसी बाइक लेनी है, पर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है यार, मुझे जल्द ही कोई अच्छी जॉब ढूंढनी होगी। तब उसके पास उसका एक दोस्त शिनोजुका आता है। शिनोजुका से हमें पता चलता है कि जापान के शिबुया शहर में एक आर्ट वायरल हो रहा है जो कि बॉडी की शेप का होता है। कोई इंसान रात में सड़कों पर ये निशान बना रहा है, पर असल में ये कोई आर्ट नहीं बल्कि लोगों की डेड बॉडी के निशान होते हैं जो किसी के मरने के बाद पीछे छूट जाते हैं। कानामे और शिनोजुका दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी उनका तीसरा दोस्त क्योड़ा वहां आ जाता है और उनके एक और दोस्त हामाडा के बारे में पूछने लग जाता है। इस पर कानामे कहता है कि हामाडा आज स्कूल नहीं आया है। ये सुनकर क्योड़ा परेशान हो जाता है। असल में हामाडा वही इंसान होता है जो कल रात मारा गया था। क्योड़ा मन ही मन में सोचता है, इसका मतलब जो नोटिफिकेशन मुझे आया था वो एकदम सही थी। फिर कानामे क्योड़ा से कहता है, हाल ही में तुमने और हामाडा ने एक नई बाइक ली थी, क्या तुम मुझे भी कोई ऐसी जॉब बता सकते हो जिससे मैं भी इतने पैसे कमा सकूं। कानामे की बात को टालते हुए क्योड़ा वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि कानामे के फोन पर एक मैसेज आया होता है जो कि एक गेम को लेकर होता है। इस गेम का नाम होता है डार्विन्स गेम। ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि हामाडा ने कल रात कानामे को भेजा था। मैसेज की बात सुनकर क्योड़ा वहीं रुक जाता है। क्योड़ा कानामे को गेम ओपन करने से मना करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कानामे गेम पर क्लिक कर देता है। जैसे ही कानामे गेम पर क्लिक करता है, उस गेम के अंदर से एक स्नेक निकलता है और कानामे की गर्दन पर डस लेता है। स्नेक के बाइट करते ही कानामे को चक्कर आने लगते हैं। उसे एक बटरफ्लाई उड़ता हुआ दिखाई देती है और कानामे बेहोश हो जाता है। साथ ही में कानामे के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि कानामे ने सक्सेसफुली गेम ज्वाइन कर लिया है और 1 घंटे बाद गेम शुरू होने वाला है। बीच के एक सीन में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो किसी को मारकर उसकी गन ले लेती है। उसके फोन पर भी एक नोटिफिकेशन आती है, एक नए प्लेयर ने गेम ज्वाइन किया है जिसका नाम कानामे है। इसके बाद हम फिर से कानामे पर शिफ्ट होते हैं। कानामे स्कूल के मेडिकल वार्ड में आराम कर रहा होता है। कानामे को अभी भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता, इसीलिए वो डॉक्टर से घर जाने की परमिशन मांगता है। हम देखते हैं कि स्नेक ने कानामे को जहां पर बाइट किया था वहां पर एक सील बन जाती है। डॉक्टर कानामे को एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए कहती है। जैसे ही कानामे साइन करने वाला होता है, पेन जमीन पर गिर जाती है और डेस्क के नीचे चली जाती है। कानामे जब पेन को ढूंढ रहा होता है तो अचानक से उसका हाथ ग्लो करता है। इसके बाद कानामे डॉक्यूमेंट पर साइन करके वहां से चला जाता है। डॉक्टर के रूम से निकलते ही कानामे को उसके दोस्त मिल जाते हैं। क्योड़ा कानामे से कहता है कि मुझे तुमसे उस गेम के बारे में कुछ बात करनी है जो हामाडा ने तुम्हें भेजा था। कानामे को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। क्योड़ा कानामे से कहता है कि तुम अभी अपने घर चले जाओ और गेम को बिल्कुल भी मत खोलना, मैं शाम को आकर तुम्हें सब बताता हूँ। ऐसा बोलकर क्योड़ा वहां से चला जाता है और कानामे भी अपने घर के लिए निकल जाता है। कानामे के जाने के बाद डॉक्टर देखती है कि अब वहां पर
उसके पास एक जैसी 2 पेन्स हो गई हैं, जबकि उसके पास केवल एक ही पेन थी। आगे कानामे मेट्रो से घर जा रहा होता है। घर जाते वक्त कानामे गेम के बारे में सोच रहा होता है। कानामे को शुरुआत में लगता है कि ये शायद कोई इल्लीगल गैम्बलिंग गेम है, इसीलिए चेक करने के लिए कानामे गेम को फिर से खोलता है। जैसे ही कानामे गेम को खोलता है, उसके सामने एक मैच का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें गेम कानामे को बंडा के साथ मैच कंफर्म करने के लिए पूछता है। कानामे को लगता है कि ये कोई बस ऑनलाइन गेम है, इसीलिए कानामे कंफर्म कर देता है। 3 सेकंड्स के बाद गेम शुरू हो जाता है। गेम शुरू होते ही अचानक से बंडा मेट्रो में कानामे के सामने पहुंच जाता है। साथ ही में बंडा के हाथ में एक चाकू होता है। शुरुआत में तो कानामे को लगता है कि उसके साथ कोई प्रैंक हो रहा है, पर जब सही में बांडा कानामे पर हमला करता है तब कानामे को डर लग जाता है। कानामे अपने बैग से बांडा के हमले को रोकता है और उसे तेज किक मारकर दूर कर देता है। कानामे की किस्मत अच्छी होती है कि अगला स्टेशन आ जाता है और मेट्रो रुक जाती है। कानामे वहां से अपनी जान बचाकर भागता है, पर बांडा कानामे का पीछा करने लग जाता है। कानामे सभी से उसे बचाने के लिए कहता है, पर सभी को लगता है कि ये कोई प्रैंक है। कानामे सीधा भागता हुआ पुलिस के पास जाता है और उसे बचाने के लिए कहता है। पुलिस वाला बांडा को रोकने के लिए कहता है, पर बांडा बिना हिचकिचाए सीधा पुलिस वाले के गर्दन को काट डालता है। ये सब देखकर कानामे बहुत ज्यादा डर जाता है। कानामे सोचता है, ये मेरा आखिरी दिन है, अब मैं मरने वाला हूँ। जैसे ही बंडा कानामे पर हमला करता है, वहाँ पर क्योडा आ जाता है। क्योडा बंडा पर पीछे से तीर से हमला करता है, जिससे बंडा का एक हाथ चोटिल हो जाता है। इसके बाद बांडा अपनी पावर यूज करके इनविजिबल हो जाता है। क्योडा कहता है, तुम्हारी ये पावर मुझ पर काम नहीं करेगी। अचानक से क्योडा की आंखें चमकने लग जाती हैं और वो बांडा के ऑरा को देख पाता है, जिस वजह से क्योडा बांडा के अटैक को डॉज कर लेता है और उसकी बैक पर एक और तीर मार देता है। बांडा फिर से क्योडा पर हमला करता है, जिससे बांडा का चाकू क्योडा के पेट में घुस जाता है। क्योडा भी अपने बहुत सारे तीर बांडा के बॉडी में घुसेड़ देता है, जिससे बांडा भी घायल हो जाता है। क्योडा कानामे को वहां से भागने के लिए कहता है, पर कानामे मना कर देता है और क्योडा को वहां से ले जाने लगता है। क्योडा बताता है कि ये डार्विन गेम है, पर कानामे उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। आगे धीरे धीरे करके क्योडा और कानामे वहां से जाकर एक बिल्डिंग में छिप जाते हैं, पर बांडा भी उन्हें ट्रैक करते हुए वहां आ जाता है। कानामे कहता है कि मैं फटाफट तुम्हारे लिए एक एम्बुलेंस बुला लेता हूं, पर क्योडा कहता है इसका कोई फायदा नहीं है। जब तुम गेम में हो तब केवल गेम के जरिए ही बाहरी दुनिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। कानामे अभी भी क्योडा की बात नहीं मानता है और एम्बुलेंस को कॉल करने लग जाता है, पर एम्बुलेंस का नंबर इनवैलिड आ रहा होता है। ये देखकर कानामे बहुत ज्यादा चौंक जाता है। क्योडा कहता है, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, जब तक टाइम खत्म नहीं हो जाता है तुम्हें बांडा से बचना होगा। कानामे को लगता है कि बांडा उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा, पर बांडा अपने फोन से कानामे को ट्रैक कर रहा होता है। अचानक से कानामे के फोन पर गेम से एक नोटिफिकेशन आई होती है। कानामे को गेम में शूको नाम की लड़की ने मैसेज किया होता है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे पता है तुम किस सिचुएशन में हो। शूको का मैसेज पढ़कर कानामे को यकीन हो जाता है कि वो सही में एक गेम खेल रहा है और जो कुछ हो रहा है वो गेम की वजह से हो रहा है। शूको कानामे से पूछती है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? शूको के मैसेज के साथ ही कानामे को गेम में एक सर्च फीचर भी दिखाई देता है, जिससे कानामे को पता लग जाता है कि फीचर का यूज करके हम लोगों को ढूंढ सकते हैं, तो बांडा को भी मेरी लोकेशन का पता होगा। हम देखते हैं कि शुरुआत में जिस लड़की के पास कानामे के गेम ज्वाइन करने का नोटिफिकेशन आई होती है वो और कोई नहीं शूको ही होती है। शूको कहती है, तुम्हें स्नेक ने बाइट कर लिया है और अब तुम गेम ज्वाइन कर चुके हो, तो कुछ नहीं हो सकता है। इधर बांडा को आता हुआ देखकर कानामे और क्योडा कार के पीछे छिप जाते हैं। बांडा आकर गलत जगह ढूंढ लग जाता है। इससे हमें पता लगता है कि गेम से हमें केवल एरिया का पता लगता है, कोई इंसान कहां पर है इससे हमारी एग्जैक्ट लोकेशन रिवील नहीं होती है। क्योडा कानामे से कहता है, तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। वैसे भी बांडा तुम्हारे पीछे है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझे ज्यादा खतरा है। इस पर कानामे भी मान जाता है और बांडा को वहां से दूर ले जाने के लिए उसे उकसाने लगता है। बांडा का टारगेट कानामे होता है, इसीलिए बांडा कानामे को देखते ही उसका पीछा करने लगता है। क्योडा सोचता है, मैं अपनी पावर का यूज करके दूसरों के ऑरा को देख सकता हूँ। काश कानामे मैं तुम्हारी और हेल्प कर सकता, पर मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे जितना स्ट्रांग ऑरा आज तक किसी का नहीं देखा है, इसीलिए
इसलिए मुझे विश्वास है तुम मुझे जरूर बचा लोगे। दूसरी तरफ कानमे बांडा से बचते हुए वॉशरूम में छिप जाता है। बांडा भी कानमे को ट्रैक करते हुए वॉशरूम तक पहुंच जाता है और एक गन निकाल लेता है। ये गन उसने पुलिस वाले को मारकर उससे चुराई थी। बांडा खुद को इनविजिबल कर लेता है और कानमे को ढूंढने के लिए बांडा एक एक करके वॉशरूम के सारे डोर को शूट करता है। तभी कानमे बांडा के पीछे से आकर उसके ऊपर आग बुझाने वाली गैस छोड़ देता है, जिसे कानमे बांडा को देख पाता है और उस पर हमला कर देता है। बांडा वॉशरूम से भागने लगता है और कानमे भी उसके पीछे भागता है। बाहर आकर बांडा फिर से खुद को इनविजिबल कर लेता है और कानमे को मारने ही वाला होता है। कानमे बस मौत से सिर्फ 2 पल दूर है, उसकी फट चुकी होती है। कानमे का लक जोरों पर होता है। बांडा के पीछे से एक कार आती है जो उसे टक्कर मार देती है, जिससे बांडा बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी तरफ मैच का टाइम भी खत्म हो जाता है। मैच के टाइम खत्म होते ही कानमे के फोन पर नोटिफिकेशन आती है, तुम जीत गए हो। इसके अपोजिट बांडा मैच हार जाता है, जिस वजह से उसके चारों ओर बहुत सारे स्क्वायर्स आ जाते हैं जो बांडा को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। इसके बाद एक एक करके सारे स्क्वायर्स बांडा की बॉडी के हिस्से को गायब करने लगते हैं। बांडा मरते वक्त कहता है, ये गेम मेरी बोरिंग जॉब से बहुत ज्यादा अच्छा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक ऐसे लड़के से हार गया जो अपनी पावर्स को भी यूज नहीं कर सकता है। आखिरी में बांडा कहता है, गेम को एंजॉय करो, तुम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद बांडा की पूरी बॉडी वहां से गायब हो जाती है और केवल बॉडी के निशान बचते हैं। बांडा की ऐसी हालत देखकर कानमे बहुत ज्यादा डर जाता है। गेम खत्म होने के बाद कानमे एम्बुलेंस को फोन करता है और अपने दोस्त क्योडा के पास जाने को कहता है, पर जब तक कानमे क्योडा के पास पहुंचता तब तक क्योडा भी वहां से गायब हो चुका होता है और वहां पर केवल क्योडा की बॉडी के निशान बचते हैं। कानमा के फोन पर क्योडा की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हें ये गेम सरवाइव करना है मेरे दोस्त। मैसेज पढ़ते ही कानमे रोने लगता है। उधर शुको को भी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि कानमे ने अपना पहला गेम जीत लिया है। ये देखकर शुको खुश हो जाती है। कानमे के फोन पर गेम की अपडेट आती है जिसमें बताया जाता है कि तुम्हारे दोस्त हामडा और क्योडा मर चुके हैं। तुमने अपना पहला गेम जीत लिया है जिसके लिए तुम्हें 10 पॉइंट्स मिले हैं। इसके साथ तुम्हारा लेवल D3 हो गया है और तुमने गाचा फंक्शन को अनलॉक कर लिया है। कानमा सोचता है, मेरे 2 दोस्त मर चुके हैं, मैं अपने तीसरे दोस्त को इन सब में इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ। आखिर मैं अब क्या करूँ। फिर कानमे गेम को देखता है तो उसे गेम में एक पॉइंट के बदले एक रेयर आइटम मिलता है। इस रेयर आइटम में एक गन होती है। कानमे जैसे ही उसे कंफर्म करता है उसके घर पर एक पार्सल तुरंत ही डिलीवर हो जाता है जिसमें गन होती है। ये देखकर कानमे थोड़ा खुश हो जाता है और डर भी जाता है क्योंकि उसके पास खुद को डिफेंड करने के लिए अब एक वेपन है। इसके बाद कानमे सोचता है, मैं अकेले इस गेम में सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए कानमे खुद से गेम को इन्वेस्टिगेट करने की सोचता है। आगे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ माफिया के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। ये लोग डार्विन गेम का ही पार्ट होते हैं। वेंग नाम का एक प्लेयर पूरे अकीटा के क्लैन को मार देता है। हमें बताया जाता है कि वेंग 8th क्लैन का हेड होता है। वेंग कई क्लैन के खत्म होने के बाद पूरे शिबुया पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद हम शुको को देखते हैं। शुको के द्वारा हमें बताया जाता है कि किसी प्लेयर ने शिबुया के अंदर 12 प्लेयर्स को मार दिया है। ये न्यूज सभी के लिए शॉक वाली होती है। तभी शुको के पास कानमे का मैसेज आता है। कानमे शुको से मिलने के लिए कहता है जिससे वो गेम के बारे में और ज्यादा जानकारी निकाल सके। इस पर शुको कानमे को एक पुरानी फैक्ट्री में बुलाती है। कानमे भी डरता हुआ फैक्ट्री तक पहुंच जाता है। शुको दिखने में बहुत ही क्यूट होती है। उसे देखकर कानमे सोचता है, मैं इतनी सुंदर लड़की को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कानमे शुको से पूछता है कि क्या तुम मुझे गेम के बारे में सब कुछ बता सकती हो। इस पर शुको कहती है, अगर तुम मुझे ट्रस्टवर्दी लगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पर तुम उतनी दूर से यहाँ आए हो तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारे एक सवाल का आंसर दे सकती हूँ। इस पर कानमे बहुत सोचने लग जाता है और पूछता है कि आखिर इस गेम को कैसे क्विट कर सकते हैं। शुको कहती है, इस गेम को क्विट नहीं कर सकते हैं, हाँ पर अगर तुम मर जाओ तो जरूर तुम गेम से बाहर जा सकते हो। कानमे सोचता है, ये कैसा आंसर हुआ। मैं नहीं मानता कि क्विट करने का कोई तरीका नहीं है। अगर मैं कुछ भी ना करूं तब भी लोग मुझे मारने के लिए आएंगे। आखिर मैं क्या करूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। इस पर शुको कहती है, तो ठीक है
है, फिर तुम जीतना शुरू करो। अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें जीतना होगा और लोगों को मारना भी होगा। सुको का ये आंसर सुनकर कानामे चौंक जाता है और कहता है कि मैं लोगों को नहीं मार सकता हूँ। कानामे सुको से अगला क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा ठीक है, तो ये बताओ जो लोग मुझे मारने आएंगे मैं उनसे कैसे बच सकता हूँ? इस तरह से तो मैं रात को भी नहीं सो पाऊंगा। सुको कहती है ये चीज पॉसिबल है, पर मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब मैं तुम पर पूरी तरह से ट्रस्ट करने लगूं। इस पर कानामे कहता है तो बताओ मैं क्या करूं जिसे तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो जाए? मैं तुम पर अटैक नहीं करना चाहता हूं। कानामे की बात सुनकर सुको कहती है तुम्हें सबसे पहले मुझे अपनी पावर्स के बारे में बताना होगा। जिसे खुद की पावर के बारे में ही नहीं पता मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर कानामे थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि कानामे को खुद अपनी पावर्स के बारे में पता ही नहीं होता है। कानामे सुको को ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। इस पर सुको बताती है कि जब गेम का स्नेक किसी को बाइट करता है तो वो गेम में सरवाइव करने के लिए हर किसी को एक पावर देता है। तुम्हें भले ही उस पावर के बारे में ना पता हो पर तुम फिर भी उसको यूज कर सकते हो। ये एकदम सांस लेने जैसा है। जब कोई पैदा होता है तो सांस कैसे लेना है ये कोई नहीं सिखाता है। इसी तरह से हर कोई गेम में आने के बाद अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। इतना समझने के बाद भी कानामे को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद सुको कानामे को अपनी गेम वाली प्रोफाइल देखने को कहती है। जब कानामे अपनी प्रोफाइल देखता है तो उसे पावर की जगह एरर दिखाई देता है। कानामे जब ये बात सुको को बताता है तो सुको इस बात पर विश्वास नहीं करती है क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ है। सुको कहती है अगर ये सच भी है तब भी जिस आदमी को खुद की पावर नहीं पता है मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद सुको कानामे पर हमला करने के लिए रेडी हो जाती है। ये देखकर कानामे डर जाता है। कानामे कहता है मैं सही में तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। इस पर सुको कहती है ठीक है तुम अपना बैग दिखाओ, अगर उसमें कोई भी वेपन नहीं होता है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इस बात पर हमें बताया जाता है कि कानामे ने जो गन खरीदी थी वो अपने साथ उस गन को लेकर नहीं चल सकता है। पुलिस कभी भी उसे पकड़ सकती है क्योंकि बिना लाइसेंस के गन रखना इलीगल है। इसीलिए कानामे अपने डिफेंस के लिए एक स्टन गन और एक टॉर्च खरीद लेता है और उसके बैग में यही दो चीजें होती हैं। कानामे सुको को समझाने की कोशिश करता है पर सुको सीधा कानामे के साथ एक मैच स्टार्ट कर देती है। जैसे ही सुको कानामे पर हमला करने वाली होती है कानामे अपने बैग से टॉर्च निकालकर सीधा सुको की आंखों पर मारता है। टॉर्च की लाइट इतनी ज्यादा होती है कि सुको को कुछ देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसका फायदा उठाकर कानामे वहां से भागने लग जाता है पर सुको रिमोट से फैक्ट्री का शटर बंद कर देती है। फैक्ट्री के बाहर जाने का केवल यही एक रास्ता होता है। कानामे को लगता है शटर बंद होने से पहले वो बाहर निकल जाएगा पर तभी सुको पीछे से एक चेन से कानामे पर हमला करती है। कानामे अटैक को डॉज तो कर लेता है पर शटर बंद हो जाता है। कानामे सोचता है अगर एक बार सुको का विजन रिकवर हो गया तो मैं तो गया, मुझे उससे पहले कुछ तो करना ही होगा। क्या मुझे फिर से लड़ना होगा? ऐसा सोचकर कानामे फैक्ट्री में छिपने के लिए जगह ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ सुको को अब सब कुछ दिखने लग जाता है और वो फैक्ट्री की सारी लाइट्स भी ऑन कर देती है। कानामे एग्जिट ढूंढ रहा होता है। इस पर सुको कहती है यहाँ से निकलने का केवल एक ही रास्ता था जो बंद हो चुका है, अब मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा बोलकर सुको चेन से कानामे पर हमला शुरू कर देती है। कानामे अपने क्विक रिफ्लेक्सेस की वजह से फिर से बच जाता है। सुको फिर से कानामे से कहती है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम्हें अपनी पावर्स यूज करनी होगी। आगे कानामे जैसे ही अपनी स्टन गन यूज करने वाला होता है सुको उसे अपनी चेन से पकड़कर तोड़ देती है। कानामे देखता है कि सुको की सारी चेन एक स्नेक की तरह चल रही होती हैं, जिसे देखकर कानामे समझ जाता है कि सुको अपनी पावर से इन चेन्स को कंट्रोल कर सकती है। सुको कानामे से कहती है कि अब बस बहुत हो गया, मैं इससे बोर हो चुकी हूँ। ऐसा बोलकर सुको कानामे पर आखिरी हमला करती है। कानामे सुको की चेन से बचकर भाग रहा होता है। कानामे सोचता है मैं पता नहीं कहां से इस गेम में फंस गया हूं और अब एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर मुझे मारने वाला है। ये लड़की अपने विल पावर से चेन्स को कंट्रोल कर सकती है। मैं जो कर सकता था वो मैंने किया पर अब शायद मैं मरने वाला हूँ। कानामे ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसके अंदर से आवाज आती है तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो। कानामे कहता है मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं सच में मरने वाला हूँ। जिसने ये गेम बनाया है मैं सही में
मैं उसके सर पर गोली मारना चाहता हूँ, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरे पास कोई भी हथियार भी नहीं है, पर अगर मेरे पास कोई हथियार होता तो शायद मैं लड़ सकता। इसके बाद कानमे को क्योडा का आखिरी मैसेज याद आता है। कानमे फिर से चिल्लाता है, अगर मेरे पास कोई हथियार होता तो शायद मैं लड़ सकता था। हम देखते हैं कि कानमे की आंखें चमक जाती हैं और साथ ही में उसके हाथ भी ग्लो करते हैं और अचानक से कानमे के हाथ में एक गन आ जाती है। ये सेम वैसा ही था जब कानमे ने डॉक्टर के डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए पेन उठाई थी, वहां पर सेम 2 पेन हो गई थी। कानमे गन से सीधा सुको पर हमला करता है, पर सुको सही टाइम पर बुलेट को डॉज कर लेती है। कानमे को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके हाथ में गन कहां से आ गई। उसे लगता है कि शायद यही उसकी पावर है। इसके बाद कानमे जाकर छिप जाता है। कानमे फिर से सुको से मैच को ड्रॉ करने के लिए कहता है, पर सुको उसे कोई जवाब नहीं देती। कानमे सोचता है, इस गेम में जीतने के लिए सामने वाले को मरना होगा, पर मैं किसी लड़की को मार नहीं सकता हूँ। कानमे ये सब सोच ही रहा होता है, तभी सुको की एक चेन आकर कानमे पर हमला करती है, जिससे कानमे को हाथ में चोट लग जाती है। सुको बार बार कानमे पर हमला करती है। कानमे उनसे बचते हुए फिर से कहीं छिप जाता है। आगे कानमे अपने बैग से बैंडेज लगाता है और खून को बहने से रोक लेता है, जबकि सुको लगातार अटैक करके पूरी जगह को तबाह करने में लग जाती है। कानमे सोचता है, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो गेम ओवर हो जाएगा। मैं फिर से ये गन तो नहीं चला सकता हूँ, मुझे कोई ऐसा वेपन चाहिए जिसको मैं अच्छे से हैंडल कर सकूं। इसके बाद कानमे को सुको की बात याद आती है, हम अपनी पावर्स को नेचुरली यूज कर सकते हैं। कानमे उस फीलिंग को याद करने की कोशिश करता है जब उसके हाथ में गन क्रिएट हो गई थी। कानमे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, पर फिर भी वो कोशिश करता है और फाइनली स्टन गन को क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है। आगे सुको उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कानमे छिपा हुआ होता है, पर उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। सुको को गन की आवाज सुनाई देती है, जिसको फॉलो करते हुए सुको एक जगह पर पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि वहां पर कानमे ने गन को कपड़े से बांध दिया होता है, जो बिजली के तारों को डैमेज कर रही होती है। बुलेट लगने से बिजली के तार कट जाते हैं और पूरी फैक्ट्री में अंधेरा छा जाता है। कानमे सोचता है, जब मैं इस अंधेरी फैक्ट्री में आया था तब अंधेरे के हिसाब से मेरी आंखें एडजस्ट हो गई थी। दूसरी तरफ सुको पहले सोचती है, शायद अंधेरे का फायदा उठाकर कानमे यहाँ से भागना चाहता है, पर जैसे ही उसे कानमे के पैरों की आवाज सुनाई देती है, सुको समझ जाती है कि कानमे उस पर हमला करने वाला है। सुको अपनी चेन से कानमे पर हमला करती है, पर सुको को अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से उसका निशाना इतना एक्यूरेट नहीं होता है। कानमे सुको की चेन से बचता हुआ सुको की तरफ भागता है और स्टन गन का यूज करता है, जिससे सुको को शॉक लगता है और वो दूर जाकर गिरती है। इसके बाद कानमे अपनी पावर से एक और गन बना लेता है और सुको के ऊपर रख देता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। सुको कहती है, जब तक तुम्हारे पास मौका है तुम्हें सामने वाले को मार देना चाहिए, वरना ये चीज तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसा बोलकर सुको अपनी चेन से कानमे पर हमला करने के लिए रेडी होती है, पर कानमे कहता है, ये मेरी मर्जी है, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूंगा। तुम चुपचाप ये गेम कैंसिल कर दो, वरना तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर कानमे उस समय की बात कर रहा होता है जब हारने के बाद बांडा की बॉडी टुकड़ों में गायब हो जाती है। सुको उसका नाम टोटल पॉइंट बताती है। कानमे कहता है कि मैंने पहले ही बताया था, मुझे इस गेम के बारे में ज्यादा नहीं पता है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों इस गेम में सरवाइव कर सकते हैं। कानमे की बात सुनकर सुको को विश्वास हो जाता है कि सही में कानमे को कुछ भी नहीं पता है। ऊपर से सुको कानमे को स्ट्रांग समझने लग जाती है। सुको कानमे को बताती है कि एक बार जब गेम शुरू हो जाता है तो उसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसे रोकने का केवल एक ही तरीका है। इसके बाद सुको खुद को कानमे के सामने सरेंडर कर देती है। जैसे ही सुको सरेंडर करती है, गेम खत्म हो जाता है और कानमे जीत जाता है। गेम जीतने की वजह से सुको के कुछ पॉइंट्स भी कानमे को ट्रांसफर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि लड़ाई की वजह से कानमे इतना ज्यादा थक जाता है कि वो सुको के तरबूजों के ऊपर ही गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कानमे को अपने ऊपर देखकर सुको थोड़ी शर्मा जाती है। अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कानमे के ऊपर रिसर्च कर रही होती है। वो लड़की कहती है कि किसी नए प्लेयर के जीतने के चांसेस 10% से भी कम होते हैं,
लेकिन कानमे ने 2 बड़े प्लेयर्स रूकी हंटर बांडा और अनडिफीटेड क्वीन सुको को हरा दिया। जरूर कानमे के अंदर ए रैंक तक पहुंचने का पोटेंशियल है, साथ ही में कानमे अपने पावर से चीजों को जनरेट कर सकता है जिससे फिजिकल डैमेज भी होता है, तो ये एक इल्यूजन तो नहीं है। वो लड़की कहती है जरूर कानमे की पावर एक अननोन एबिलिटी है, मैं इस इंफॉर्मेशन को बेचकर कुछ पॉइंट्स को कमा ही सकती हूँ। आगे हम फिर से कानमे पर शिफ्ट होते हैं। कानमे एक आलीशान जगह पर सो रहा होता है और उसके पास सुको भी सो रही होती है जिसने कुछ भी नहीं पहना होता है। जब कानमे को होश आता है तो सुको को नेकेड देखकर कानमे बहुत शर्मा जाता है। सुको कानमे से कहती है कि तुम पूरे दिन सो रहे थे, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी। सुको आगे कानमे से एक फेवर मांगती है। कानमे शर्माते हुए पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? सुको कहती है मैं तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहती हूँ। ये सुनते ही कानमे के होश ही उड़ जाते हैं। कानमे सुको से पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? इस पर सुको कहती है हम डार्विन गेम में क्लैन बना सकते हैं, एक क्लैन भी तो फैमिली की तरह ही होता है। ये सुनकर कानमे कहता है अच्छा तुम गेम के बारे में बात कर रही थी। सुको कहती है तुम क्या सोच रहे थे? इस पर कानमे शर्मा जाता है। दोस्तों हम सभी को पता है कि कानमे जो सोच रहा था वही हम सोच रहे थे। आगे हमें पता चलता है कि गेम का एक फीचर है जिसका यूज करके हम कुछ टाइम के लिए मैचेस से बच सकते हैं। इस फीचर का नाम शेल्टर होता है। ये फीचर के लिए 10 पॉइंट्स देने होते हैं। इसे एक्टिवेट करने के बाद 1 हफ्ते तक यूजर का नाम कॉम्पिटिटर लिस्ट में हट जाता है। हमें साथ ही में ये भी पता चलता है कि कानमे ने सुको को हरा दिया था, इसीलिए सुको के कुछ पॉइंट्स कानमे को मिल जाते हैं और अब उसके पास टोटल 639 पॉइंट्स होते हैं। कानमे सोचता है कि वो इतने पॉइंट्स से शेल्टर कई बार एक्टिवेट कर सकता है। इस पर सुको बताती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर कोई प्लेयर तुम्हें सामने से चैलेंज करता है तो उस पर शेल्टर फीचर का कोई असर नहीं होगा और तुम्हें वो मैचेस लड़ने ही होंगे। आगे सुको ये भी बताती है कि इन पॉइंट्स को हम कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर कानमे टेस्ट करने के लिए 10 पॉइंट कैश में कन्वर्ट करता है। लास्ट में सुको कानमे से पूछती है आखिर तुमने क्लैन बनाने के बारे में क्या सोचा है? इस पर कानमे कहता है मैं इन सब से अकेले नहीं लड़ सकता हूँ, वैसे भी मुझे एक टीममेट की जरूरत है, इसीलिए चलो क्लैन बना लेते हैं। इस पर सुको बताती है कि केवल B2 रैंक या उससे ऊपर वाले प्लेयर्स ही क्लैन बना सकते हैं, इसीलिए तुम्हें पहले वहां तक पहुंचना होगा। सुको की रैंक A4 होती है, पर सुको कहती है कि ऐसी चीजों में हमेशा लड़कों को लीड लेनी चाहिए, इसीलिए वो खुद क्लैन नहीं बनाती है। लास्ट में दोनों लोग एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कानमे सुको के घर को देखकर सोचता है सुको जरूर बहुत ही अमीर है, मुझे नहीं लगता उसने पैसों के लिए ये गेम ज्वाइन किया है और ना ही ऐसा लगता है कि उसे किसी ने फंसाया है, फिर आखिर उसने ये गेम ज्वाइन क्यों किया है? ये सोचते सोचते कानमे ATM पर पहुंच जाता है। जैसे ही कानमे अपना बैंक बैलेंस देखता है वो शॉक रह जाता है। उसने जो 10 पॉइंट कैश में कन्वर्ट किए थे वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके होते हैं। कानमे के अकाउंट में पहले 50,000 रुपए थे जो कि अब 1 मिलियन हो चुके होते हैं। तब हमें पता चलता है कि कानमे के दोस्तों ने इसी तरह से नई बाइक ली थी। कानमे सोचता है अपनी जान खतरे में डालकर इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं, पर अगर जान ही नहीं रहेगी तो इतने पैसों का क्या फायदा। तभी कानमे के फोन पर गेम के एक इवेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है, पर कानमे उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक मास्क वाली लड़की एक आदमी से लड़ रही होती है। मास्क वाली लड़की बड़ी आसानी से आदमी को हरा देती है। बाद में हमें पता चलता है कि दोनों लोग बस एक दूसरों की पावर को टेस्ट कर रहे थे। आदमी मास्क वाली लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है आखिर किसने शिबुया में 12 लोगों को मारा है? सभी लोग मेरे क्लैन पर इसका इल्जाम लगा रहे हैं। इस पर मास्क वाली लड़की कोई जवाब नहीं देती है। आगे आदमी मास्क वाली लड़की से कानमे के बारे में बात करता है कि कैसे कानमे ने बांडा को हरा दिया। साथ ही में वो आदमी ये भी बताता है कि डार्विन गेम में कोई एक बड़ा इवेंट होने वाला है। आदमी की बात सुनकर मास्क वाली लड़की वहां से गायब हो जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जहां पर इवेंट होना है वहां पर सुको और कानमे मिलते हैं। वहां पर एक स्टैचू को कवर किया होता है। कानमे सुको से इवेंट के बारे में पूछता है, पर सुको कहती है कि पहले हमें इस पूरे एरिया को देख लेना चाहिए क्योंकि इवेंट यहीं पर होने वाला है। कानमे बार बार डार्विन गेम की बात कर रहा होता है। इस पर सुको कानमे से कहती है कि अगर तुम पब्लिक में बार बार डार्विन गेम का नाम लोगे तो हो सकता है कि गेम वाले तुम्हें मार डालें। ये गेम का रूल है कि तुम
पब्लिक में डार्विन गेम के बारे में बात नहीं कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा और तुम्हें फोर्सफुली टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। सभी लोग पब्लिक में इसे डी गेम कहकर बुलाते हैं, इसीलिए तुम्हें भी इसे डी गेम कहकर बुलाना चाहिए। कानामे कहता है ये सही है, डी का मतलब डेथ या डार्विन हो सकता है। आगे सुको कहती है कि तुम्हें शिबुया में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कल यहाँ पर गेम से रिलेटेड 12 लोगों को मार दिया गया, इसीलिए स्टैचू को कवर किया हुआ है। हमें साथ ही में ये भी पता चलता है कि शिबुया पर 8th क्लैन का राज चलता है। वैंग ने अकीता के क्लैन को मार दिया था, जिसके बाद शिबुया 8th क्लैन के अंडर आ जाती है। साथ ही में यहाँ पर इवेंट भी होने वाला है, इसीलिए शिबुया में बहुत सारे प्लेयर्स भी घूम रहे होते हैं। आगे शुको और कानामे दोनों पार्क में घूम रहे थे। कानामो शुको से पूछता है कि आखिर तुम इतनी अमीर हो, फिर तुमने इस गेम को ज्वाइन क्यों किया। शुको कानामे को कुछ नहीं बताती है और उसकी बात को टाल देती है। इसके बाद दोनों लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। शुको कानामे को अलग अलग ड्रेस पहन कर दिखाती है, जिसमें शुको बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। शुको को देखकर कानामे भी शर्मा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस लड़की के पास कानामे की पावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, वो ये इंफॉर्मेशन किसी लड़के को बेच देती है। वो लड़की इस लड़के से गेम के इवेंट के बारे में भी पूछती है। इस पर लड़का बताता है कि इस इवेंट के लिए इनवाइट केवल कुछ ही प्लेयर्स को आया है और मैं भी उनमें से एक हूँ। इसके बाद वो लड़का कानामे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। हमें पता चलता है कि इस लड़की के पास भी गेम का इनवाइट आया हुआ होता है, इसीलिए ये लड़की थोड़ी परेशान होती है। आगे हम फिर से कानामे पर शिफ्ट होते हैं। कानामे चेंजिंग रूम के बाहर खड़ा होता है और शुको कपड़े ट्राई कर रही होती है। तभी वहां पर वही लड़का आ जाता है जिसने कानामे के बारे में इंफॉर्मेशन खरीदी थी। कानामे अपने फोन में बिजी होता है। इसका फायदा उठाकर वो लड़का कानामे का फोन चोरी कर लेता है। फोन के बदले वो लड़का कानामे को उसके साथ चलने के लिए कहता है। कानामे को ज्यादा कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वो फोन लेने के लिए चुपचाप उस लड़के के पीछे चले जाता है। कानामे फोन को लेके थोड़ा टेंशन में आ जाता है, पर वो लड़का कहता है कि ये गेम का रूल है, तुम किसी दूसरे के फोन से गेम नहीं खेल सकते हो, इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। पर अगर तुम्हारा फोन खो गया तो समझो गेम ओवर है, तुम्हें अपने मैचेस के बारे में पता नहीं चलेगा, तुम बिना फोन के किसी को भी ढूंढ नहीं सकते हो, तुम मैच से बचने के लिए शेल्टर यूज नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम नए फोन में अपने कनेक्शन का यूज करके गेम री इंस्टॉल कर सकते हो, पर यह बहुत ही मुश्किल होगा। इस पर कानामे कहता है तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि दोनों लोग एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। वो लड़का कानामे से कहता है लोग तुम्हारे बारे में बहुत बात कर रहे हैं, तुमने अकेले ही बांडा और शुको को हरा दिया। एक सोलो प्लेयर का अपने पहले मैच में सरवाइव करना एक बहुत ही बड़ी बात है, पर तुमने तो 2 फेमस प्लेयर को अकेले ही हरा दिया। ऊपर से शुको एक ए रैंक प्लेयर है, वो तुमसे पहले किसी से भी नहीं हारी थी। उसने रोपांगी एरिया में अप्रोक्स सभी प्लेयर्स को मार दिया था। जब एक न्यूबी ऐसा करता है तो जरूर उसमें कुछ खास बात होगी, मुझे तुमसे लड़ना है। कानामे उस लड़के से लड़ने के लिए मना करता है। इस पर वो लड़का कानामे को उसका फोन दे देता है और कानामे को गेम में लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है और इसके बाद ही दोनों लोगों में मैच शुरू हो जाता है। हमें इस लड़के का नाम इनुकाई बताया जाता है। इनुकाई बिना अपनी पावर का यूज किए कानामे पर हमला करता है। कानामे के रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं, पर इनुकाई एक ही पंच में कानामे को जमीन पर ला देता है। दूसरी तरफ जब शुको चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो उसे कानामे कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी शुको के पास एक कॉल आता है। ये कॉल उसी लड़की का होता है जो दूसरों को इंफॉर्मेशन देती है। लोग इसे एनालिस्ट भी कहते हैं। हमें बताया जाता है कि शुको ने एनालिस्ट से शिबुया में हुए 12 मर्डर्स के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसके बारे में एनालिस्ट बताती है कि ये काम डांजो बॉक्सिंग क्लब ने नहीं किया। इसके अलावा एनालिस्ट शुको को 8th क्लैन के नए मेंबर के बारे में बताती है। इसका नाम शिग होता है। सभी लोग उसे फ्लेम डीमन बुलाते हैं। 8th क्लैन के लीडर वैंग के बारे में एनालिस्ट के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि वैंग जिनसे भी लड़ता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता है। शुको एनालिस्ट को वैंग पर नजर रखने के लिए कहती है, पर एनालिस्ट बताती है कि वैंग पर नजर रखना बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा हुआ है। शुको एनालिस्ट की फीस ट्रिपल कर देती है। ये सुनते ही एनालिस्ट काम करने के लिए मान जाती है। एनालिस्ट लास्ट में शुको को कानामे के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है कि वो अभी इनुकाई से लड़ रहा है। ये सुनते ही शुको कानामे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब हम फिर से कानामे पर शिफ्ट होते हैं। इनुकाई कहता है कि क्या सच में तुमने एक ए रैंक को हराया है?
चलो शुको को हेल्प के लिए बुलाओ, मैं तब तक वेट कर लूंगा। मैंने सुना था कि तुम और शुको एक साथ काम कर रहे हो। इस पर कानमे मना कर देता है और अपनी पावर से स्टन गन जनरेट करता है। स्टन गन से कानमे इनुकाई को शॉक दे देता है। इस पर इनुकाई पीछे हट जाता है। अब जैसे ही कानमे फिर से इनुकाई पर हमला करने जाता है, इनुकाई कानमे को पकड़कर उसे एक तेज किक मारता है, जिसके बाद कानमे फिर से जमीन पर गिर जाता है। पर हम देखते हैं कि कानमे के पास इनुकाई का फोन आ जाता है। कानमे इनुकाई को हार मानने के लिए कहता है, वरना कानमे इनुकाई का फोन तोड़ देगा। हमें बताया जाता है कि जब इनुकाई ने कानमे को किक मारी थी, तब कानमे ने इनुकाई का फोन ले लिया था। इनुकाई कहता है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। जैसे ही इनुकाई अपनी पावर यूज करने वाला होता है, वहां पर शुको भी आ जाती है। शुको लगातार इनुकाई पर हमला करती है, पर इनुकाई उनसे बच जाता है। शुको को वहां देखकर इनुकाई समझ जाता है कि शुको और कानमे दोनों साथ ही में काम कर रहे हैं। अब इनुकाई के सामने कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि कानमे और शुको दोनों को एक साथ हैंडल करना इनुकाई के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इनुकाई सरेंडर कर देता है। आगे कानमे इनुकाई को उसका फोन वापस कर देता है। हमें पता चलता है कि इनुकाई डांजो बॉक्सिंग क्लब से होता है। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उनके फोन पर नोटिफिकेशन आती है। अब इवेंट शुरू होने में 1 मिनट से भी कम का समय बचता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे बॉक्स सभी को आके कवर कर लेते हैं। ये देखकर कानमे पैनिक करने लग जाता है, पर शुको कहती है कि हमें टेलीपोर्ट किया जा रहा है, इसका मतलब हम सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए गेम शुरू होते ही हमें एक दूसरे को ढूंढना होगा। अचानक से सीन चेंज होता है। अब कानमे एक होटल रूम में पहुंच चुका होता है। उसके साथ ही एनालिस्ट भी अपने कमरे से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे रूम में पहुंच जाती है। एनालिस्ट से हमें गेम के रूल्स के बारे में पता चलता है। ये एक ट्रेजर हंट गेम होता है, जिसमें टाइम खत्म होने से पहले सभी को 3 रिंग्स कलेक्ट करनी होती है। जो भी इस टास्क में फेल हो जाएगा उसके लिए गेम ओवर है। इसके लिए 24 घंटे का टाइम होता है और टोटल 300 लोग इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। एनालिस्ट सोचती है कि ये गेम इतना सीधा तो नहीं होना चाहिए, जरूर इस गेम में कम रिंग होंगी, जिससे सभी लोग 3 रिंग कलेक्ट ना कर पाए और आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि 8th क्लैन का लीडर बैंग भी वही गेम खेल रहा होता है। वो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है। उसके पीछे एक लड़की छुपी हुई होती है। वो वैंग को देखकर अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और वैंग के ऊपर एक बॉम्ब फेंक देती है, जिससे बैंग बुरी तरह आग में जलने लगता है। पर हम देखते हैं कि पलक झपकते ही वो लड़की बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब गेम में टोटल 299 प्लेयर्स ही बचते हैं। आगे हम देखते हैं कि लड़की की बॉडी जमीन पर गिरते ही गायब हो जाती है और बस बॉडी के निशान ही रह जाते हैं। उस लड़की को बिल्डिंग से गिरता हुआ देखकर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। लोगों तक गेम के बारे में कोई भी बात ना पहुंचे, इसीलिए गेम के लोग एक तेज फ्रीक्वेंसी की साउंड छोड़ते हैं, जिससे जो भी लोग गेम का हिस्सा नहीं होते वो सब कुछ भूल जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। पास में ही शुका ये सब देख रही होती है। लोगों के जाते ही शुका भी कानामे को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम कानामे पर शिफ्ट होते हैं। कानामे के फोन पर इवेंट शुरू होने की नोटिफिकेशन आ जाती है, जिसमें बताया जाता है कि शिबुया के अंदर एक ट्रेजर छुपा हुआ है। जो भी इस ट्रेजर को ढूंढ लेगा वो जीत जाएगा और उसे इसके बदले में खूब सारे पॉइंट्स भी मिलेंगे। इस गेम में सभी प्लेयर्स बैटल रॉयल मोड में हैं। इसका मतलब सभी प्लेयर्स गेम जीतने के लिए एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं, पर गेम का सर्च फीचर इस इवेंट में काम नहीं करेगा। इसीलिए जब तक ये इवेंट चल रहा है तब तक हम किसी भी प्लेयर को ढूंढ नहीं सकते हैं। इस इवेंट में टोटल 7 तरह की रिंग है, जिनको पॉइंट के बदले भी एक्सचेंज किया जा सकता है। प्लेयर को रिंग ढूंढने में आसानी हो, इसीलिए प्लेयर के फोन में एक मैप और अल्टरनेटिव रियलिटी कैमरा भी दिया जाता है। अगर टाइम खत्म होने तक कोई प्लेयर 3 रिंग कलेक्ट नहीं कर पाता है तो उसके लिए गेम ओवर हो जाएगा। और साथ ही में अगर कोई गेम से बचने के लिए शिबुया को छोड़ता है तो उस केस में भी वो प्लेयर मारा जाएगा। रूल्स को देखकर कानामे सोचता है, ये जरूरी तो नहीं कि सभी प्लेयर्स के पास 3 रिंग पहुंच जाएं। ये गेम वाले चाहते हैं कि हम आपस में लड़कर
एक दूसरे को मार डालें। पर कुछ भी हो, मैं इस गेम में जरूर सरवाइव करूंगा, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। इसके बाद कानामे शुको का फोन ट्राई करता है, पर गेम की वजह से शुको का फोन अनअवेलेबल होता है। इसीलिए कानामे शुको को मैसेज कर देता है। तभी कानामे के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। हमें बताया जाता है इस गेम में टोटल 300 लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और टोटल 300 ही रिंग है। मतलब गेम खत्म होने तक मैक्स 100 लोग ही बचेंगे जिनके पास 3 रिंग होंगी। ये पता चलते ही कानामे भी रिंग को ढूंढने में लग जाता है। सबसे पहले कानामे मैप खोलता है जिसमें रिंग की लोकेशन दिखाई देती है, पर अभी भी रिंग की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चलता। इसीलिए कानामे अल्टरनेटिव रियलिटी कैमरा का यूज करता है। उस कैमरे में पूरा शहर ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी ने पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया हो। कानामे को उस कैमरे में कुछ चीजें चमकती हुई दिखाई देती हैं। जब कानामे अपने कमरे में देखता है तो उसे अपने बेड के नीचे भी सेम चीज चमकती हुई दिखाई दे जाती है। जब कानामे बेड के नीचे देखता है तो उसे वहां पर एक रिंग मिल जाती है। इसका मतलब कैमरे में चमकती हुई चीजें एक रिंग होती है। कानामे को रूबी रिंग मिल जाती है जिसकी कीमत 500 पॉइंट्स होती है। इसका मतलब 500 मिलियन इन कैश। अब कानामे बाकी की रिंग्स को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है, पर जैसे ही कानामे रूम खोलता है चारों तरफ बहुत सारी डेड बॉडीज के निशान होते हैं। ये देखकर कानामे डर जाता है। अब कानामे बिल्डिंग से निकलने के लिए लिफ्ट की तरफ भागता है, पर वो सोचता है कि अगर मैं लिफ्ट से गया और कोई पहले से ही वहां हुआ तो मैं मारा जाऊंगा। तभी कानामे को फोन में एक आदमी अपने पास आता हुआ दिखाई देता है। कानामे जाकर सीढ़ियों के पास छिप जाता है। कानामे के पास कोई भी वेपन नहीं होता, इसीलिए वो अपनी पावर से एक गन को जनरेट कर लेता है। जब वो आदमी आता है तो वो फोन में रिंग की लोकेशन को देखने लग जाता है। कानामे के पास भी एक रिंग होती है, इसीलिए आदमी को कानामे की लोकेशन का पता लग जाता है और वो कानामे पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कानामे वहां से भागकर एग्जिट के पास जाता है, पर किसी ने पहले ही एक बड़े से पेड़ से एग्जिट को ब्लॉक कर दिया होता है और अब बाहर जाने का रास्ता केवल लिफ्ट से ही होता है। कानामे उस आदमी से बचकर भागता हुआ सीधा लिफ्ट के पास जाता है और लिफ्ट का बटन दबा देता है। जब तक लिफ्ट आ पाती तब तक वो आदमी कानामे के पास पहुंच जाता है। कानामे उस आदमी से कहता है तो तुम मुझे शूट मत करना, मैं तुम्हें अपनी रिंग दे देता हूँ। इसके बाद कानामे अपनी रिंग उस आदमी को दे देता है। आदमी कहता है कि इस इवेंट में लोगों को मारने पर कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे, पर तुम्हारे पास भी तो गन है, जिसके पास गन है उसे भी मरने के लिए रेडी होना चाहिए। ऐसा बोलकर वो आदमी अपनी गन का ट्रिगर दबा देता है। यहाँ पर कानामे की किस्मत अच्छी होती है कि उस आदमी की गन में गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। इसके बाद वो आदमी अपनी गन को रिलोड करने लग जाता है। इसका फायदा उठाकर कानामे अपनी गन को उस आदमी की तरफ रखता है और उसे अपनी गन फेंकने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि कानामे के हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं। तभी लिफ्ट भी वहां पर आ जाती है। कानामे को देखकर वो आदमी कहता है तो मैं मारकर मैं अपनी गोलियां वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो आदमी लिफ्ट से चला जाता है। आदमी के जाने के बाद कानामे फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाता है और सोचता है आखिर एक दूसरे को मारकर लोगों को क्या मजा आता है। अब कानामे फिर से लिफ्ट के आने का वेट करने लगता है। कानामे सोचता है अगर तुम्हें ये गेम जीतना है तो तुम्हें लोगों को मारना ही होगा, नहीं तो तुम खुद मारे जाओगे। कानामे लिफ्ट का इंतजार कर ही रहा होता है। तभी वहां पर एनालिस्ट आ जाती है। तब हमें पता चलता है कि एनालिस्ट और कानामे दोनों सेम बिल्डिंग में ही टेलीपोर्ट हुए होते हैं। एनालिस्ट अभी छोटी बच्ची होती है। कानामे उसे देखकर हैरान हो जाता है। एनालिस्ट कानामे को लिफ्ट में जाने के लिए मना करती है और कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम्हें लिफ्ट से दूर रहना चाहिए। तभी वहां पर लिफ्ट आ जाती है। जैसे ही कानामे लिफ्ट की ओर जाता है उसे वहां पर उस आदमी की लाश दिखाई देती है जिसने कानामे को जिंदा छोड़ दिया था। उसकी पूरी बॉडी से बहुत सारी बेल और पौधे लिपटी होती हैं। एनालिस्ट कानामे को बताती है कि ये सब जरूर किसी प्लेयर ने किया है। उसने हम सभी को अपनी पावर से इस बिल्डिंग के अंदर कैद कर दिया है। शुरुआत में इस बिल्डिंग में अप्रोक्स 25 लोग थे, पर अब केवल एनालिस्ट और कानामे जिंदा बचे होते हैं। आगे हमें एनालिस्ट का पूरा नाम पता चलता है। उसका नाम रीन होता है। रीन कानामे से टीम अप करने के लिए कहती है जिससे दोनों लोग इस इवेंट को सरवाइव कर पाए। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक
कसिनो में बहुत सारे लोग इस इवेंट को लाइव देख रहे होते हैं और प्लेयर्स के ऊपर जुआ लगा रहे होते हैं। इस इवेंट में सबसे टॉप पर शुको चल रही होती है, जिसके पास टोटल 6 रिंग्स होती हैं, जिस वजह से उसके पास टोटल 1900 पॉइंट्स होते हैं। सेकंड नंबर पर 8th क्लैन का लीडर वेंग होता है, जिसके पास टोटल 5 रिंग होती है, जबकि पूरे 8th क्लैन के पास टोटल 18 रिंग होती हैं। इसके साथ हमें यहाँ पर मास्क वाली लड़की और ट्रिनिटी क्लैन की लीडर थेमिस को भी दिखाया जाता है। ये लोग भी प्लेयर्स पर जुआ लगा रहे होते हैं। इसके बाद हम शुका पर शिफ्ट होते हैं। 4 प्लेयर्स आकर शुका को घेर लेते हैं, पर शुका बड़ी ही आसानी से उन सभी को मार देती है। शुका की परफॉर्मेंस देखकर थेमिस और मास्क वाली लड़की दोनों ही शुका की तारीफ करते हैं। हमें पता चलता है कि ये कसिनो थेमिस चला रही होती है और खुद डी गेम वालों ने उसे ये परमिशन दी होती है। मास्क वाली लड़की के साथ वाला आदमी थेमिस से पूछता है, क्या तुम्हें इस गेम का असली नेचर पता है? इस पर थेमिस कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इस गेम में सभी लोग पैसे और पावर्स को लेकर खुश हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर सभी लोग इक्वलिटी के लिए डिमांड करते हैं, पर अगर लोगों को पावर दे दिए जाए तो वो अपने से नीचे वाले लोगों को कुचलने में बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। अगले सीन में हम फिर से कानामे और रीन पर शिफ्ट होते हैं। रीन कहती है कि अगर तुम टीम अप नहीं करते हो तो हम भी लेफ्ट वाले इंसान की तरह मारे जाएंगे। इस पर कानामे कहता है, इसका मतलब जिसने रास्ता ब्लॉक किया है और इस आदमी को मारा है वो दोनों एक ही हैं। रीन कानामे को समझाती है कि उसने एग्जिट के सारे रास्तों को बंद करके केवल लिफ्ट को खाली छोड़ा हुआ है। जैसे ही कोई लिफ्ट में एंटर करता है वो उसे मार देता है। कानामे कहता है, ठीक है हम टीम अप कर सकते हैं, पर तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही विश्वास दिखा रही हो। रीन कहती है, मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन बेचती हूँ, मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो। तुमने अपना यूजर नेम अपना रियल नेम ही रखा हुआ है, इससे प्रूव होता है कि तुम एक नए खिलाड़ी हो, तुम बिल्कुल भी वायलेंट नहीं हो। उसके बाद भी तुम अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हो और तुमने 3 बड़े ओपोनेंट्स को हरा दिया है, ये बड़ी बात है। तुमने और शुका ने अभी तक क्लैन नहीं बनाया है, पर तुम लोग साथ में काम कर रहे हो। इसके अलावा तुम्हारी पावर अभी तक क्लियर नहीं है, पर तुम एक गन और स्टन गन को जनरेट कर सकते हो। अपने बारे में इतनी जानकारी सुनकर कानामे चौंक जाता है। कानामे कहता है, पर अब मैं एक मैच में बुरी तरह हार चुका हूँ, लिफ्ट वाले आदमी ने मुझे हरा दिया है। इस पर रीन कहती है, बैटल रॉयल मोड में इंडिविजुअल फाइट मैटर नहीं करती है। अगर कोई ओपोनेंट मर भी जाता है तो उसके पॉइंट्स सभी सर्वाइवर में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। इस पर कानामे कहता है, ठीक है हम कर भी कह सकते हैं, हमें बस अपनी जान बचानी है। रीन कहती है, तो इसमें बुरा क्या है, मैंने लोगों से छुपकर अभी तक सरवाइव किया है। कान में हंसने लग जाता है और कहता है, ठीक कह रही हो, मैं अभी तक जितने भी प्लेयर से मिला हूँ वो सब बस एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे। रीन आगे कहती है, रियल वर्ल्ड में भी फाइटिंग से ज्यादा सर्वाइवल से तुम्हारे बचने के ज्यादा चांसेस होते हैं। डी गेम में भी जो सर्वाइव करता है उसे विनर माना जाता है। तुम्हारे पहले मैच में बांडा के पास गायब होने की पावर थी, जो किसी को भी बचने में बहुत ज्यादा हेल्प करती थी, पर उसके बाद भी बांडा ने तुम पर हमला किया और मारा गया। कानामे कहता है, भागने से कुछ नहीं होता है, मैं अपने दोस्तों को भी मरने से नहीं बचा पाया, मैं बस लकी था जिस वजह से मैं बच गया। इस पर रीन कहती है, लक भी किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता, तुमने सरवाइव करने के लिए कोशिश की थी, तब जाकर लक ने तुम्हारी हेल्प की। कानामे भी रीन की बात से एग्री कर जाता है। कानामे लिफ्ट में जाकर आदमी के मशीन गन को कॉपी कर लेता है। इसके बाद कानामे और रीन दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलने के बारे में सोचने लग जाते हैं। कानामे बिल्डिंग के बाहर रस्सी डालकर उससे निकलने के बारे में कहता है, पर बिल्डिंग 40 माले की होती है जिसमें कोई बैल्कनी नहीं है, इस वजह से रस्सी से बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता है। कानामे और रिन को बिल्डिंग के फ्लोर पर और ज्यादा डेड बॉडीज के निशान मिलते हैं। ये देखकर रिन कहती है, हो सकता है कि प्लेयर्स ने रिंग के चक्कर में एक दूसरे को मार दिया हो और जो लोग जिंदा बच गए उन्हें उस आदमी ने मार दिया जिसने पूरी बिल्डिंग में ट्रैप्स सेट किए हुए हैं। रिन को भी उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं होता, पर रिन को उसका निकनेम पता होता है। सभी लोग उसे फ्लोरिस्ट कहकर बुलाते हैं। फ्लोरिस्ट हमेशा ट्रैप बिछाकर लोगों को मार देता है और आज तक किसी ने उसका फेस तक नहीं देखा है। रिन कहती है, हम केवल बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर ही सेफ हैं। इस पर कानामे कहता है, ये तुम कैसे कह सकती हो? रिन कहती है कि क्योंकि फ्लोरिस्ट केवल लिफ्ट वाले लोगों को ही मार रहा है। पर कानामे कहता है, लिफ्ट में हमें जो डेड बॉडी देखी थी वो गायब तो नहीं हुई थी, तो क्या सही में वो लोग मरे भी होंगे? तभी कानामे अपने फोन से देखता है तो उसे कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर कानामे और रीन को विश्वास हो जाता है कि ये लोग मरे नहीं हैं और साथ में काम कर रहे हैं। वो लोग आकर कानामे और रिंग पर हमला करते हैं, पर रिंग और कानामे एक प्लेयर के पीछे छुप जाते हैं। इसके बाद रीन एक स्टन ग्रेनेड फेंकती
देती है जिससे तेज रोशनी निकलती है। इसका फायदा उठाकर रीन और कानामे दोनों वहां से भाग जाते हैं। कानामे को ये बात अभी तक समझ नहीं आई होती कि आखिर ये लोग साथ में काम क्यों कर रहे हैं। रीन कहते हैं कि हो सकता है फ्लोरिस्ट उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। पेड़ों के अंदर लोगों को ब्रेन वॉश करने का ड्रग होता है, इसीलिए फ्लोरिस्ट उन्हें कंट्रोल कर पा रहा है। हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ कानामे और रीन जा रहे होते हैं वो लोग भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। ये देखकर कानामे कहता है हमारे पास तो कोई रिंग भी नहीं है, पर इन्हें हमारी लोकेशन का पता कैसे चल पा रहा है, यहाँ तक कि यहाँ पर कोई पेड़ भी नहीं है। तभी कानमे की नजर कैमरास पे जाती है। कानमे उस कैमरा को अपनी गन से शूट कर देता है। रीन कहती है अगर कैमरे से फ्लोरिस्ट को हमारी लोकेशन पता चल रही है तो इसका मतलब फ्लोरिस्ट जरूर इस बिल्डिंग के कंट्रोल रूम में है, क्योंकि सारे मॉनिटर वहीं लगे हुए हैं। इसके बाद कानमे एक एक करके कैमरा को तोड़ने लग जाता है। फ्लोरिस्ट कंट्रोल रूम में बैठकर ये सब देख रहा होता है और कहता है ये सब मुझे रोकने के लिए काफी नहीं होगा, मैंने पहले ही पूरी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है। आगे कानामे सारे कैमरा को तोड़ देता है, जिससे फ्लोरिस्ट कानामे और रीन को ढूंढ नहीं पाता। पर जिन लोगों की बॉडी पर फ्लोरिस्ट ने कब्जा किया होता है उन सभी के पास एक रिंग होती है, जिससे कानामे उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकता है। हमें बताया जाता है कि फ्लोरिस्ट उन लोगों को बड़ी आसानी से इसीलिए कंट्रोल कर पाता है क्योंकि वो सब भी रिंग की तलाश में ही थे। अगर फ्लोरिस्ट उन्हें रिंग उतारने के लिए कहता है तो ये चीज उन लोगों की इच्छा के अगेंस्ट हो जाएगी, जिस वजह से फ्लोरिस्ट का उन पर कंट्रोल टूट सकता है। इसीलिए फ्लोरिस्ट लोगों को रिंग छोड़ने के लिए भी ऑर्डर नहीं दे पाता। अब फ्लोरिस्ट कानामे और रीन का पता लगाने के लिए एक प्लान बनाता है। इसमें फ्लोरिस्ट हर फ्लोर पर 2 आदमी भेजता है जो दोनों तरफ से जाकर कानामे और रीन को ढूंढेंगे। जहां पर भी कोई आदमी मारा गया तो फ्लोरिस्ट को पता लग जाएगा कि कानामे और रीन कहां छिपे हुए हैं। पर सारे फ्लोर चेक करने के बाद भी फ्लोरिस्ट को कानामे और रीन कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि रीन और कानामे एक लॉक्ड रूम में छिपे हुए होते हैं, इस वजह से फ्लोरिस्ट उन्हें पकड़ नहीं पाता। आगे फ्लोरिस्ट भी अपना दिमाग लगाता है और जल्द ही कानामे और रीन की लोकेशन का पता लगा लेता है। फ्लोरिस्ट सोचता है कि मैंने सारे हॉल चेक कर लिए हैं, वो लोग कहीं नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि वो लोग किसी रूम में छिपे हुए होंगे, पर सारे रूम की चाबी इस फर्स्ट फ्लोर पर ही होती हैं। तब हमें बताया जाता है कि कानामे ने अपनी पावर का यूज करके एक रूम की कीज की कॉपी बनाई होती है। फ्लोरिस्ट कानामे और रीन की लास्ट लोकेशन से रूम नंबर का पता कर लेता है और अपने सभी लोगों को उस रूम में भेज देता है। जैसे ही लोग कानामे और रीन वाले रूम में पहुंच जाते हैं वहां पर उन्हें कोई नहीं मिलता। हम देखते हैं कि रीन और कानामे पहले ही वहां से भाग चुके होते हैं। तभी 25th फ्लोर पर एक तेज धमाका होता है। रीन बॉम्ब से ब्लॉक हुए एग्जिट को तोड़ने की कोशिश करती है, पर एग्जिट अभी भी नहीं खुलता है। ऊपर से धमाके की वजह से फ्लोरिस्ट को उनकी लोकेशन का पता लग जाता है। फ्लोरिस्ट बिना देर किए अपने सारे लोगों को रीन और कानामे को पकड़ने के लिए भेज देता है। रीन उन लोगों पर स्टन ग्रेनेड से हमला कर देती है, जिससे एक तेज रोशनी निकलती है और रीन स्टन गन का यूज करके उन्हें बेहोश कर देती है। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीन और कानामे एक प्लान बना रहे होते हैं। रीन गेम के अंदर शॉप से कुछ ग्रेनेड खरीद लेती है। रीन बताती है कि उसकी पावर की वजह से वो इन ग्रेनेड का सबसे सही यूज कर सकती है। रीन की पावर का नाम होता है लाप्लास। लाप्लास असल में 18th सेंचुरी का एक साइंटिस्ट था। उसने एक कॉन्सेप्ट निकाला था जिसमें उसने एक डीमन को अज्यूम किया था जिसको दुनिया की हर एक चीज का मास और स्ट्रक्चर पता है। इस तरह से वो दुनिया की कोई भी कैलकुलेशन बड़ी ही आसानी से कर सकता था। उस डीमन की तरह रीन भी अपनी पावर का यूज करके कोई भी कैलकुलेशन बड़ी ही आसानी से कर सकती है। इसी वजह से रीन किसी भी अटैक को डॉज कर सकती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। फ्लोरिस्ट के लोग रीन पर गोलियां चला रहे होते हैं, पर रीन उन्हें बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेती है। हमें बीच में एक सीन भी दिखाया जाता है जब रीन को पहली बार अपनी पावर मिली थी। रीन अपनी दोस्त के साथ स्कूल जा रही होती है, तभी रीन डी गेम पर क्लिक कर देती है और गेम का स्नेक रीन को बाइट कर लेता है। तब रीन अपनी पावर से प्रेडिक्ट करती है कि एक ट्रक का एक्सीडेंट होगा जिस वजह से रीन की दोस्त मारी जाएगी। इस तरह रीन अपनी पावर का यूज करके अपनी दोस्त को मरने से बचा लेती है। अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। रीन फ्लोरिस्ट के लोगों से बचकर ऊपर के फ्लोर्स पर भाग रही होती है, पर 40th फ्लोर पर फ्लोरिस्ट के लोग रीन को पकड़ लेते हैं और गोलियां चलाने लग जाते हैं। रीन भी अपनी पावर का यूज करके उन्हें आसानी से डॉज कर रही होती है। फ्लोरिस्ट अपने स्क्रीन पर यह सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, पर उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी तो ये होती है कि उसे पता नहीं होता कि कानामे कहाँ है।
शुरुआत में फ्लोरिस्ट को लगता है कि कानमे बस अपनी जान बचाकर कहीं छिपा हुआ है और रीन को लड़ने के लिए भेज दिया है, पर कानमे बिल्डिंग के बाहर से रस्सी डालकर नीचे के फ्लोर पर पहुंच जाता है। अचानक से फर्स्ट फ्लोर पर तेज धमाका होता है जहां पर बिल्डिंग का सिक्योरिटी रूम होता है। फ्लोरिस्ट यहीं छुपा हुआ था। जैसे ही धमाका होता है तब फ्लोरिस्ट को समझ आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कानमे है। वो मन में कहता है कानमे बचने की कोशिश नहीं कर रहा था बल्कि शुरुआत से ही वो मुझे टारगेट कर रहा था। अब कानमे सिक्योरिटी रूम का भी गेट उड़ाने वाला होता है पर फ्लोरिस्ट खुद निकलकर कानमे के सामने आ जाता है। तब हमें फ्लोरिस्ट का फेस दिखाया जाता है। फ्लोरिस्ट कानमे से कहता है चलो लड़ने से पहले कुछ बात कर ली जाए। हम दोनों में से कोई एक तो मरने वाला है यहाँ पर और हो सकता है कि शायद दोनों ही मर जाएं। ये आपस में बात करने का हमारे लिए आखिरी मौका हो सकता है। फ्लोरिस्ट कानमे से पूछता है आखिर तुम ये गेम क्यों खेल रहे हो। इस पर कानमे कहता है कि मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता हूँ, मुझे बस इस गेम में घसीटा गया है। इस पर फ्लोरिस्ट कहता है मुझे बस पैसा कमाने हैं, इतने कि मैं किसी की भी लाइफ खरीद सकूं। कानमे चिल्लाकर कहता है क्या ये सही है कि तुम पैसों के लिए दूसरों को मार रहे हो। हम देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे आकर फ्लोरिस्ट के चारों ओर रैप होकर एक स्ट्रॉन्ग सूट बना लेते हैं और फ्लोरिस्ट कानमे पर हमला शुरू करता है। कानमे भी एक बॉम्ब को फ्लोरिस्ट के ऊपर फेंकता है पर उससे कुछ भी नहीं होता। कानमे ने सोचा था कि ये पेड़ बहुत ही कमजोर होंगे पर फ्लोरिस्ट जिन पेड़ों को कंट्रोल कर रहा होता है वो बहुत ही प्राचीन और ताकतवर होते हैं, जिस वजह से फ्लोरिस्ट पर कानमे के हमले का कोई असर नहीं होता। कानमे अपनी पावर से मशीन गन बनाकर फ्लोरिस्ट पर हमला करता है। फ्लोरिस्ट उन्हें अपने हाथों से ही रोक देता है। दूसरी तरफ कानमे लगातार अपनी पावर यूज करने की वजह से बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है और अपनी लिमिट पर पहुंच चुका होता है। इसके बाद फ्लोरिस्ट कानमे पर हमला करने के लिए आता है पर कानमे एक फ्लैश बैंग यूज करता है जिससे तेज रोशनी निकलती है। इसका फायदा उठाकर कानमे वहां से भाग निकलता है। फ्लोरिस्ट भी तुरंत ही कानमे को पकड़ लेता है और उसे एक तेज पंच मारता है जिससे कानमे बिल्डिंग में बनी ही चर्च में जाकर गिर जाता है। कानमे फिर से मशीन गन से फ्लोरिस्ट पर हमला करता है। फ्लोरिस्ट इस बार पेड़ की एक शील्ड बनाकर उन ब्लड्स को रोक देता है और कानमे पर हमला कर देता है। कानमे अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। कानमे सोचता है शायद मैं अब मरने वाला हूँ। तभी कानमे के अंदर से आवाज आती है क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम मरने वाले हो। कानमे को बार बार एक हैमर की आवाज आ रही होती है। ये आवाज कानमे को बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग लगती है। कानमे देखता है कि एक आदमी उसके सामने गर्म लोहे पर हैमर मार कर एक तलवार बना रहा होता है। वो आदमी कानमे से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हें तो जाकर बाहर उस आदमी से लड़ना है। कानमे कहता है आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो आदमी कानमे के द्वारा बनाई हुई मशीन गन लेता है और कहता है कि इससे तुम उस आदमी को जरूर हरा सकते हो। कानमे कहता है मगर इसकी बुलेट्स तो काम नहीं कर रही हैं। वो आदमी कहता है बुलेट्स तो काम कर रही हैं, बस तुम्हें और पावर चाहिए। फ्लोरिस्ट ने बुलेट से बचने के लिए दूसरी बार शील्ड यूज की थी। अगर तुम बुलेट्स की पावर को बढ़ा दो तो तुम उसे हरा सकते हो। अगले सीन में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। कानमे गन की पावर को 10% बढ़ा देता है और नई बुलेट्स बनाकर फ्लोरिस्ट पर हमला करता है। इस बार बुलेट्स के लगते ही फ्लोरिस्ट की शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कानमे लगातार हमला करता है जिससे फ्लोरिस्ट का पूरा सूट टूटने लग जाता है। ये देखकर फ्लोरिस्ट भी कानमे पर हमला करने के लिए आता है पर तभी फ्लोरिस्ट को एक लड़की दिखाई देती है जिस वजह से फ्लोरिस्ट रुक जाता है और कानमे फ्लोरिस्ट को हरा देता है। फ्लोरिस्ट कानमे से उसे मारने के लिए कहता है और मरते हुए अपनी बेटी को याद करता है जिसका नाम सुजुमे होता है पर कानमे फ्लोरिस्ट को छोड़ देता है। हम देखते हैं कि फ्लोरिस्ट और कानमे दोनों ही अपनी पावर का ज्यादा यूज करने की वजह से एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तभी वहां पर रीन आ जाती है। रीन फ्लोरिस्ट के सामने एक डील रखती है और उससे पूछती है कि इस होटल में टोटल कितनी रिंग है। इस पर फ्लोरिस्ट बताता है कि होटल में टोटल 24 रिंग्स हैं। तब रीन कहती है कि इवेंट में 8th क्लैन का लीडर वेंग भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इस गेम में अब तक सारी रिंग सभी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने कलेक्ट कर ली होंगी और अब वो लोग दूसरे लोगों की रिंग को कलेक्ट करने के लिए आएंगे। हम लोग वैसे ही बहुत ज्यादा थक चुके हैं। अगर हमें वेंग का सामना करना है तो हमें एक साथ होकर लड़ना होगा। हमारे जीतने का केवल यही एक रास्ता है।